जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे एक्ट का जो पूरा पोर्शन हम लोग पढ़ लिए, आरपीएफ एक्ट का, सॉरी मैं रेलवे एक्ट बोल रहा हूँ, आरपीएफ एक्ट का जो पूरा पोर्शन हम लोग पढ़ लिए, जिसको 3 पार्ट में है, और हमने प्रयास किया है हमने कि वहाँ छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको बताया जाए, क्योंकि क्लॉज और सब क्लॉज में जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाली बातें सामने आती है। तो आशा है कि आप लोग अपने जो आपको कर्तव्य मिला हुआ है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की ये तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी कुछ रेलों में जो सूचना आ रही है कि वैकेंसी ठीक ठाक वहाँ से जनरेट हो रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। कुछ दोस्त हमारे जो कि इलेक्शन ड्यूटी में हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी में अच्छा मौका है आपको तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। अपने टाइम को आप लोग उसके वैल्यू को समझिए और अपना काम करिए। तो आरपीएफ एक्ट हम लोगों ने समाप्त किया। अभी चलते हैं आरपीएफ रूल 1987 को देखते हैं, और उसका आज पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे जो उसका प्रिलिमिनरी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है आरपीएफ रूल, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं और इसमें कितने रूल्स हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर मैं इंग्लिश में किया हूँ, इसका आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 21 चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे, 1 से 21 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद से शेड्यूल है। शेड्यूल तो वैसे 12 शेड्यूल है, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन 12 अनुसूचियों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बीच बीच में जो है जो महत्वपूर्ण हम लोग के जो शेड्यूल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो शेड्यूल जहाँ से कंसर्न होंगे, जहाँ से जिनको कि रूल बीच बीच में आएंगे, जो कि जहाँ जहाँ से वो शेड्यूल जो है वहाँ से रिलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये 4 शेड्यूल जो है इसको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। इसके बाद हम लोग 8 भी देखेंगे। 8 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हम लोग ये 1, 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे, और फिर आगे जो है आगे वाले जो भी 8 जो शेड्यूल बच जाएंगे उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। और बाकी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है और रूल का एक पोर्शन बहुत ही लंबा चौड़ा है। आपको अगर श्रृंखलाबद्ध तैयारी करना है तो इसी चैनल पे जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव रख के और एक पैड कोर्स चला जा रहा है। उस पैड कोर्स को आप इनरोल कर लीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल शेड्यूल के जो वीडियो हैं, जो भी आपको जर्नल अवेयरनेस का हो गया, या जर्नल इंटेलिजेंस हो गया, या लॉ का पोर्शन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, जो श्री संतोष झा सर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो और मेरे के द्वारा आपको जो है आरपीएफ के जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनको बताया जा रहा है। तो आपको अगर श्रृंखलाबद्ध तैयारी करना है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी फ्री में अगर आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, अपनी तैयारी को और आगे, यानी कि इस बार नहीं, हम अगले बार अपने परीक्षा को क्रैक करेंगे, तो आप यहाँ से फ्री चैनल पे जो चीज़ें हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो ये शेड्यूल जो 12 शेड्यूल है, इनका हमने एक छोटा मोटी दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और लास्ट तक इसको समाप्त करेंगे। अभी 2 से 3 महीने हैं, तो मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक चीज़ों को इस चैनल पर डाल दें। बाकी हमारा कमिटमेंट है, जो पैड कोर्स चल रहा है, तो जो लोग पैड कोर्स में इनरोल हुए हैं, तो हमारा कमिटमेंट है कि उनको पूरी चीज़ें दी जाएँ, और जो चीज़ें उनके काम की चीज़ें हैं उन पर विशेष फोकस के साथ उसको दिया जाए। तो इस पर पूरी टीम जो है पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। तो आइए चलते हैं, आपका पहला जो है चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 आरपीएफ रूल, चैप्टर 1 पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएफ रूल 1987। तो इसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रिलिमिनरी पढ़ रहे हैं इसका। तो प्रिलिमिनरी में जैसा कि हर कोई भी अध्याय हो या कोई भी एक्ट हो, कोई भी रूल हो, तो जो पहला होता है इसका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है, यानी संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इस जो अधिनियम है, ये जो नियम है, सॉरी अधिनियम नहीं, इसको नियम कहा जाएगा। तो ये जो है इसको, चलिए इसके पहले थोड़ा सा एक हम लोग ये नियम क्यों बना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी अधिनियम होता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी बल को या कोई भी संगठन, कोई भी संस्था को चलाने के लिए, तो उसको एक अधिनियमित किया जाता है, उसका एक नियम बनाया जाता है, और उन नियमों को फॉलो करने के लिए जो उनके इनिशिएटिव होते हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं, जो उनके कंटीजेंट होते हैं, उन पर एक प्रशासनिक नियंत्रण बनाने के लिए रूल बनाया जाता है। तो आरपीएफ अधिनियम 1957 के एक्ट 21 में यह दिया गया है, पावर दिया गया है रूल बनाने के संबंध। तो उसी से यह रूल बना हुआ है, और यह रूल जो है आरपीएफ के जो बल सदस्य हैं उन पे लागू होता है, और जो
आरपीएफ के लोग हैं उनके अनुशासनिक नियंत्रण के लिए, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो है ये सारी चीज़ें बनी हैं कि बल कैसे चलेगा, बल के जो अधिकारी होंगे उनका क्या नाम होगा, क्या पदनाम होगा, वो किस तरीके से उनका पनिशमेंट होगा जो बल सदस्यों के द्वारा अगर कोई कंडक्ट किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला जो है इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम इसका जो क्या होगा, इसका देखिए 1 का पॉइंट 1 दिया है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल नियम 1987 है, यानी कि आरपीएफ रूल 1987 के नाम से इसको जाना जाएगा। आरपीएफ रूल 1987, बहुत टाइम इसमें नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम करते हैं। 1 का पॉइंट 2 देखिए कह रहा है, पॉइंट 2 है ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, यानी कि राजपत्र में जब ये रूल का प्रकाशन होगा तो तब से यह जो है जारी होगा, यानी राजपत्र में जब प्रकाशित हो जाएगा कि ये नियम जो है इस तारीख से लागू होगा, उस तारीख से प्रवृत्त होगा। और 1 का पॉइंट 3 कर रहा है कि ये नियम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो अधिनियम के अधीन है। तो अधिनियम के अधीन कौन होंगे, अधिनियम के अंतर्गत कौन आएंगे, बाहर के लोग, सीआरपीएफ तो आएगी नहीं या पुलिस तो आएगी नहीं, ये आरपीएफ के लोग ही आएंगे। तो यह नियम जो है किस पर लागू होगा, यह आरपीएफ के बल सदस्यों पर लागू होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परंतु नियम 83 से 86 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अभ्यावेशित बल सदस्यों और संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को लागू नहीं होंगे, जो स्वयं नियमों और प्रतिनियुक्ति के निबंधनों द्वारा यथास्थिति अपनी संविदा की शर्तों का शासित होंगे। यानी कि जो लोग संविदा पर आएंगे बल में या जो लोग प्रतिनियुक्ति पर आएंगे बल पे, वो उनको जो है यह नियम लागू नहीं होगा। यह किस में दिया गया है, नियम 83 से 86। आगे जब नियम 83 हम लोग पढ़ेंगे, नियम 83 पढ़ेंगे तो उसके जो उपबंध है उसमें बताया जाएगा कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सुपीरियर ऑफिसर हैं या जो अभ्यावेशित बल सदस्य हैं, उनको जो है उन अधिकारियों पर जो है यह नियम लागू नहीं होगा। अब आपके लिए प्रश्न है कि क्या आरपीएफ डीजी पर आरपीएफ रूल लागू होता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आरपीएफ के जो डीजी होते हैं, जो इस समय वर्तमान में श्री मनोज यादव सर हैं, तो जो डीजी होते हैं उनके ऊपर रूल लागू होता है या नहीं होता है। अगर नहीं लागू होता है तो क्यों नहीं लागू होता है, क्या वे बल के सदस्य नहीं माने जाएंगे, जबकि अधिनियम में हम लोग पीछे पढ़ा कि कांस्टेबल टू डीजी जो है बल सदस्य माने जाएंगे, आरपीएफ के बल सदस्य माने जाएंगे। तो आरपीएफ के जो डीजी हैं उन पर आरपीएफ रूल लागू होता है कि नहीं, और आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं यदि वो किसी अन्य विभाग में संविदा पर जाते हैं तो क्या उन पर आरपीएफ रूल लागू होगा या उस संबंधित विभाग, जिस विभाग में वो संविदा पर गए हैं, उन पर लागू होगा। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। इस प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो एक में हमने देखा इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, रेल सुरक्षा बल नियम 1987 होगा। यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से इसका प्रकाशन की तारीख जो है जब राजपत्र में जारी की जाएगी, और ये उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो अधिनियम के अधीन होंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्लॉज वाइज पूरा ये जो आपको पीपीटी हम बना रहे हैं, क्लॉज वाइज बनाए हैं। अब तक जो भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से इस तरह के नहीं मिलेंगे आपको। हमने जो है इसका पूरा क्लॉज वाइज बनाया है, एक एक क्लॉज की कहीं से भी आपको कहीं मिस ना हो। और साइड में आपको आपके हेल्प के लिए इंग्लिश का भी ये पोर्शन हमने रखा हुआ है, यहां से भी आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसका पीपीटीएफ चाहिए इस फॉर्मेट में, तो इस नंबर पे संपर्क करके यहां से पीपीटी भी आप इसका मंगा सकते हैं। 8808 16 1606 ये जो है क्यूबिक्स क्लासेस के का नंबर है, और यहाँ से आप करके इसकी पीपीटी अगर इस तरह से आप मंगाना चाहते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हो, आपको इस तरह से विजिबिलिटी टाइप की अगर आप चाहिए, तो यह आरपीएफ इस पे जो है ये 8808 16 1606 पे फ़ोन करके और इनको यहाँ से मंगा सकते हैं। अन्यथा आप जो हम लोग का पेड कोर्स चल रहा है उसमें इनरोल होके और प्रतिदिन का पीपीटी जो है इस तरह का जो जैसे ही क्लास समाप्त होता है, 2 घंटे का जो क्लास होता है वो जैसे ही समाप्त होता है, आपको पीपीटी आपके पीडीएफ पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाता है, और फिर वहां से इसको आप डाउनलोड करके पढ़िए या जैसे भी करें। चलिए, तो ये प्रिलिमिनरी हम लोग एक पढ़ लिए। एक के बाद देखिए 2 परिभाषाओं के बारे में दिया गया। परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी है, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर ही बनते हैं। तो परिभाषाओं के बारे में देखिए, तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस। परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशंस में देखा कह दिया है अधिनियम। तो अधिनियम से क्या अर्थ है? अधिनियम से रेल संरक्षण बल नियम अधिनियम 1957 अभिप्रेत है। यानी इस नियम के अंतर्गत जहां जहां अधिनियम शब्द आएगा, वह जो है इन दिस रूल अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड एक्ट मींस द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957। यानी एक्ट का मींस क्या होगा? एक्ट माने होगा आरपीएफ अधिनियम 1957। तो ए में अधिनियम है, बी में साज सज्जा है। साज सज्जा से मतलब क्या हुआ? तो साज सज्जा से मतलब हो गया जो है इसको जो है
साज सज्जा से उपस्कर और पासन की ऐसी वैयक्तिक वस्तुएं अभिप्रेत है जिनका महानिदेशक समय समय पर अनुमोदन करे और जो बल सदस्य को उनके प्रयोग के लिए दी जाए। साज सज्जा से मतलब है कि बल सदस्यों के लिए उपस्कर जो सामान जो उनको बल से संबंधित ड्यूटी से संबंधित जो सामान महानिदेशक महोदय के द्वारा अनुमोदित किया जाए और उनको लागू किया जाए, वो चीज़ें जो है क्या होगी, साज सज्जा में आएगी। जैसे उनका वर्दी हो गया, उनका जो है बिल्ला हो गया, उनका बैज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आरपीएफ के महानिदेशक महोदय के द्वारा समय समय पर इसके लिए निर्देशित किया जाता है। तो ए में बल हो गया, ए में अधिनियम हो गया, बी में साज सज्जा हो गया, सी में बटालियन हो गया। बटालियन को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो रूल 7 में पढ़ेंगे। तो बटालियन से बल का ऐसा यूनिट अभिप्रेत है जिसका महानिदेशक द्वारा बटालियन के रूप में गठन किया जाता है। तो हमारा यहाँ से प्रश्न होगा, अभी जो है कितने बटालियन हैं, अभी वर्तमान में कितने बटालियन है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। वर्तमान में कितने बटालियन अभी हैं, जो कोरस और जो महिला बटालियन है उसको लेकर अभी वर्तमान में कितने बटालियन हैं, तो उसके बारे में आप लोग पढ़िए। बाकी बटालियन जो सारे बटालियन के बारे में एक दिन हम लोग प्रॉपर किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो ए में जो है आपका अधिनियम हो गया, बी में साज सज्जा हो गया, सी में बटालियन हो गया और डी में क्या हो गया, मुख्य सुरक्षा आयुक्त। यहाँ मुख्य सुरक्षा आयुक्त मत पढ़िएगा, आप लोग यहाँ से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि ये जो है अभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त की जगह पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। अभी जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ है जो रूल में, तो तब से जो है प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की जगह पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो उप महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और जो किसी आंचलिक रेल में बल का प्रधान अधिकारी है या महानिदेशक मुख्यालय में या बल के किसी अन्य विभाग में इन प्रकार नियुक्त कोई वरिष्ठ अधिकारी है। यानी कहने का मतलब है कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ऐसे व्यक्ति को जिसको केंद्रीय सरकार या डीजी के द्वारा जो है ऐसे व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाए जो उप महानिरीक्षक के पंक्ति से नीचे का ना हो। कम से कम मिनिमम जो रैंक क्या होगा, उप महानिरीक्षक से पंक्ति के नीचे का ना हो और किसी आंचलिक रेल यानी किसी क्षेत्रीय रेल में बल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में या प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ महानिदेशक के मुख्यालय में, जो महानिदेशक का मुख्यालय है डीजी कार्यालय पे, डीजी मुख्यालय में, डीडी हेडक्वार्टर में या बल के किसी अन्य विभाग में इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई वरिष्ठ अधिकारी भी है जो कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। तो ए में जो है हम अधिनियम देख लिए, बी में साज सज्जा, सी में बटालियन और डी में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं। इंग्लिश मैं नहीं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि टाइम आपका वेस्ट होगा। इंग्लिश अगर जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है वो ये इंग्लिश का जो दिया गया है इसको जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये ई, यहाँ ई पढ़ सकते हैं। ई में क्या है, बंद गिरफ्तारी। ई में जो है क्या, क्लोज अरेस्ट। क्लोज अरेस्ट मीन जो है कंफाइनमेंट ऑफ एनी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स ऑफ द डिअटैचमेंट ऑफ द फोर्स और द पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ अ गार्ड। यानी बंद गिरफ्तारी से बल या बल की टुकड़ी या क्वार्टर गार्ड चौकी के भवन या किसी गार्ड के भार साधन के अधीन तंबू में किसी अभ्यावेशित बल सदस्य का परिरोध अभिप्रेत है। यानी किसी एक सीमित एरिया में, एक सीमित दायरे में किसी व्यक्ति को उसके अंदर जो है उसको परिरोधित कर देना, यह क्या हो जाएगा, यह बंद गिरफ्तारी होगी। बंद गिरफ्तारी का मतलब यहाँ ये क्रिमिनल मामलों से नहीं है कि कोई क्रिमिनल केस में जो गिरफ्तारी है जो पुलिस गिरफ्तारी करती है वो मतलब बंद गिरफ्तारी का मतलब क्लोज अरेस्ट होता है। तो क्लोज अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यह एक कन्फाइनमेंट होता है जो बल सदस्य को किसी टुकड़ी को क्वार्टर गार्ड में या किसी टुकड़ी में या किसी गार्ड के भार साधन के अधीन तंबू में या किसी अभ्यावेशित बल सदस्य का परिरोध अभिप्रेत है। अब चलिए देखिए ई के बाद एफ आई है। एफ में जो है क्या है, जांच न्यायालय। एफ जो है एच यहाँ च दिया हुआ है, एफ में जांच न्यायालय। जांच न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसका सभापतित्व किसी ऐसे बल सदस्य के द्वारा जो निरीक्षक से पंक्ति के नीचे का ना हो किया जाए और जिसका किसी अनुशासनिक विषय या नियम 265 में निर्दिष्ट किसी अन्य विषय का अन्वेषण करने के लिए गठन किया गया है। तो यहाँ से जांच न्यायालय का मतलब यह है कि ऐसे जांच न्यायालय जो है एक ऐसा न्यायालय है जो अभिप्रेत है जो कि जिसका सभापतित्व जिसका सुपरविजन जो है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर से नीचे के पंक्ति का ना हो। तो जांच न्यायालय का जो है सभापतित्व तो कौन करता है, तो निरीक्षक करता है और वह जो नियम 1965 में निर्दिष्ट किसी अन्य विषय का अन्वेषण करने के लिए जिसका गठन किया जाए उसको क्या बोलेंगे, जांच न्यायालय। अब के बाद जी देखिए, जी में जो है बल के संबंध में टुकड़ी यानी कि जी में टुकड़ी को कहते हैं डी अटैचमेंट। टुकड़ी माने डी अटैचमेंट। बल के संबंध में टुकड़ी के अंतर्गत बल के किसी भाग की ऐसी टुकड़ी है जिसके मुख्यालय से दूर ड्यूटी पर जाने की अपेक्षा की गई है या जाने का आदेश दिया गया है। यानी कि टुकड़ी से मतलब जो है डी अटैचमेंट से मतलब यह है कि इन रिलेशन टू द फोर्स इंक्लूड डी अटैचमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू प्रोसीड ऑन ड्यूटी अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर। यानी हेडक्वार्टर से दूर किसी भी टुकड़ी को जो जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि 1-4 की गार्ड या 1-4 का स्कोर्ट,
5 का स्कोर, तो एक टुकड़ी बनाकर और मुख्यालय से दूर जो जिसको भेजा जाता है उसको क्या बोला जाएगा, टुकड़ी बोला जाएगा। अब जी के बाद एच देखिए, एच में निर्देश, निर्देश जो है ये किसमें दिया गया है, रूल 28 में दिया गया है, निर्देश जो महानिदेशक महोदय के द्वारा दिया जाता है। तो निर्देश से नियम 28 के अधीन महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देश अभिप्रेत है, यानी डायरेक्टिव मीन्स डायरेक्शन इश्यूड बाय द डायरेक्टर जनरल अंडर रूल 28। एच हो गया। एच के बाद देखते हैं, एच के बाद क्या हो गया, आई, आई से क्या हो गया, मंडल, मंडल, मंडल में क्या होता है, मंडल यानी क्या हो गया, डिवीजन, इसको डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसको मंडल के या डिवीजन बोल सकते हैं। तो मंडल से रेल का वह प्रभाग अभिप्रेत है तो सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा मंडल घोषित किया जाए। तो मंडल का मतलब आप लोग समझते हैं कि मंडल से वह भाग अभिप्रेत है जो सुरक्षा के प्रयोजन के लिए, यानी सुरक्षा विभाग, सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा मंडल घोषित किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, मंडल बोला जाएगा। यहां से हमारा प्रश्न है कि क्या आरपीएसएफ एक मंडल पैटर्न पे काम करता है, हाँ या नहीं, इसका मैं उत्तर दीजिएगा। मंडल पर कार्य करता है, थोड़ा सा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, कार्य करता है। तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि क्या आरपीएसएफ एक मंडल पैटर्न पे काम करता है। तो आई से मंडल हो गया। जे में क्या हो गया, मंडल सुरक्षा आयुक्त, यहां जे में क्या हो गया, मंडल सुरक्षा आयुक्त। मंडल सुरक्षा आयुक्त से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो कमांडेंट के पंक्ति के नीचे का न हो, यानी मंडल सुरक्षा आयुक्त एक ऐसे अधिकारी होंगे जो कमांडेंट से पंक्ति के नीचे का न हो और किसी मंडल में या किसी रेल स्थापन में या रेल से संबंधित किसी अन्य स्थान में बल का प्रधान, यानी डिवीजन का जो प्रधान होंगे वो क्या होंगे, सुरक्षा विभाग के जो प्रधान होंगे वो डिवीजनल स्तर पे वो कौन सा होंगे, मंडल सुरक्षा आयुक्त होंगे। और वो ऐसे व्यक्ति को मंडल सुरक्षा आयुक्त बनाया जाएगा, अधिकारी बनाया जाएगा जो कमांडेंट के पंक्ति के नीचे का न हो। आई जे के बाद क्या हो गया, के में क्या हो गया, विद्यमान रेल नियम, के मीन्स विद्यमान रेल नियम। तो यहां देख लीजिए, विद्यमान रेल नियम से अभिप्रेत है भारतीय रेल साधारणतः संहिता, भारतीय रेल स्थापना संहिता, भारतीय रेल स्थापना निवेशिका, भारतीय रेल लेखा विभाग संहिता, भारतीय रेल स्टोर विभाग संहिता, भारतीय रेल इंजीनियरिंग विभाग संहिता में अंतर्विष्ट नियमों जिसके अंतर्गत सेवकों के लिए भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अधीन बनाए गए नियम है। तो रेल स्थापना संहिता का मतलब क्या हो गया, रेल स्थापना संहिता का मतलब हो गया कि इंडियन रेलवे जनरल कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इंडियन रेलवे कोड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे कोड ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे कोड ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और इंक्लूड्स एनी रूल, यानी जो भी रूल बनाए गए हैं मेड अंडर द इंडियन रेलवे एक्ट 1819, यानी भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अंतर्गत जो है जो नियम बनाए गए हैं, जो विभाग हैं, जो रेल के अंतर्गत जो भी विभाग हैं उनसे संबंधित जो भी नियम बनाए गए वो क्या, विद्यमान रेल नियम, यानी वर्तमान रेल नियम या विद्यमान रेल नियम भी इनको कह सकते हैं। के बाद हो गया एल, एल में खुली गिरफ्तारी, खुली गिरफ्तारी, अभी देखिए आया था बंद गिरफ्तारी, अब यहाँ खुली गिरफ्तारी का मतलब क्या हो गया, खुली गिरफ्तारी से किन्हीं बैरकों, लाइनों या कैंप की जो तत्समय बल की किसी टुकड़ी में अभिभोग में है, प्रसीमाओं के भीतर किसी अभ्यावेशित बल सदस्य का परिरोध अभिप्रेत है। यानी खुली गिरफ्तारी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बल सदस्य को किसी बैरक, लाइन या कैंप के तत्समय बल के किसी टुकड़ी के अभिभोग में है उसको एक सीमा के अंतर्गत जो उसको परिरोध कर देना, या क्या हो जाएगा, खुली गिरफ्तारी इसको कहलाएगा। ये चलिए ओपन अरेस्ट इसको बोलते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट, यहां देखिए एम, यहां एम हो जाएगा, एम मीन्स पोस्ट। हम इसलिए ये इंग्लिश में भी लिखते जा रहे हैं कि कखा गघ अंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि कखा गघ अंग जो है नई जनरेशन ने नहीं पढ़ा है, उन्होंने ABCD पढ़ा है, तो या ड को क्या बोला जाएगा, एम। एम में चौकी, चौकी से कोई यूनिट या संस्थान अभिप्रेत है जो सामान्यता या विशेषतया मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा चौकी की के रूप में घोषित किया जाए और इसके अंतर्गत मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई रेल क्षेत्र, यानी रेल का कोई ऐसा क्षेत्र जिसको कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त PCSC के द्वारा जो है एक चौकी के रूप में जिसकी स्थापना कर दी गई है और जो है मुख्य चौकी के रूप में घोषित जिस उस स्थान को कर दिया गया उसको क्या बोला जाएगा, चौकी या पोस्ट किया जाएगा। पोस्ट मीन्स एनी यूनिट ऑफ द प्लेस डिक्लेयर्ड generally of especially by the principal chief security commissioner to be a post and includes any railway area specified by the principal chief commissioner of in this behalf, यानी PCSC के द्वारा जिसको जिस स्थान को चौकी घोषित कर दिया जाए उसको वो क्या होगा, चौकी होगा।
चलिए आगे चलते हैं, एम के बाद एन देखते हैं, रेल स्थापना। रेल स्थापना के बारे में देखते हैं। रेल स्थापना क्या होता है? रेल स्थापना से आंचलिक रेल में से निम्न रेल का कोई ऐसा यूनिट अभिप्रेत है जो चल स्टॉक, उसके पुर्जे या किसी रेल में प्रयुक्त अन्य उपस्कर से अनुसंधान, विकास, डिजाइन बनाने, उसका सनिर्माण करने और उसका उत्पादन में लगा हुआ। रेल स्थापना से मतलब हो गया कि रेल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि रेल इस्टेब्लिशमेंट में जो है ऐसा कोई यूनिट हो गया जो कि रेलवे का कोई किसी प्रकार का कोई रिसर्च जहां हो रहा हो या डेवलपमेंट से संबंधित, जैसे कि आपका आरडीएसओ हो गया, आपका बीएलडब्ल्यू हो गया, कोई उत्पादन इकाई हो गई, या कोई ऐसा इकाई जहां किसी रोलिंग स्टॉक का डिजाइन हो रहा है, बन रहा है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी? रेल स्थापना के अंतर्गत आएगी। तो एन में रेल स्थापना है। एन के बाद ओ आता है। ओ में रेल संरक्षण बल कर्मचारी परिषद, जो कि अभी क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ओ में आप बस इतना याद रखिएगा कि रेल संरक्षण बल कर्मचारी परिषद या रेल कर्मचारी परिषद इसके अंतर्गत आता है, अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है ओ के बाद पी आ जाइए। पी में क्या है? धारा। धारा से मतलब वही है जो आपका आरपीएफ एक्ट है, आरपीएफ एक्ट के जो भी सेक्शन है उसको एक धारा के रूप में मान्यता मिला हुआ है। धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है। अब पी के बाद क्यू आई है, अनुसूची। अनुसूची क्या कर रहा है? अनुसूची से इन नियमों में आबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। अभिप्रेत जो अभी हम अनुसूची की बात जो कर रहे थे, जो अभी कितनी है अनुसूची? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो है अलग अलग तरीके का चीजें दिया हुआ है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जब इन सारी चीजों के बीच में कभी अगर समय मिला तो उसको अवश्य पढ़ा जाएगा। तो क्यू में जो है अनुसूची है। आर में सुरक्षा न्यायालय। देखिए सुरक्षा न्यायालय महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। सुरक्षा न्यायालय से किसी अधिकारी का ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो नियम 30 के अधीन मजिस्ट्रेटियल पावर जिसमें निहित है। तो सुरक्षा न्यायालय से किसी अधिकारी का ऐसा न्यायालय है जिसको कि नियम 30 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की पावर मिला हुआ है। चलिए हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि वो कौन से अधिकारी हैं जिनको मजिस्ट्रेट का पावर मिला हुआ है आरपीएफ रूल के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलिए मैं बता ही देता हूं इसको, जो है एडीजी / एआईजी कर लीजिए, ठीक है। सीनियर कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट जिन्होंने 7 साल की जो जिन्होंने सर्विस सेवा पूर्ण कर ली हो, उनको जो है वो मजिस्ट्रेट का पावर मिला हुआ है। तो वही कह रहा है कि आर में सुरक्षा न्यायालय से किसी अधिकारी का ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें नियम 30 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुपीरियर ऑफिसर को यस पढ़ेंगे। यस में जो क्या सुपीरियर ऑफिसर है, तो वरिष्ठ अधिकारी से धारा 4 के अधीन बल में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है। ऐसा व्यक्ति जो धारा 4 के अधीन जिसमें बल की नियुक्ति का नियुक्त किया गया है धारा 4 के अंतर्गत, वो जो है क्या वरिष्ठ अधिकारी कहा जाएगा। अब यहाँ हमको आप बताइए कि किस धारा के अंतर्गत, आरपीएफ एक्ट के किस धारा के अंतर्गत जो है सुपीरियर ऑफिसर के नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? इसका उत्तर बताइए आप थोड़ा समय लेकर। किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये 4.1 किया गया है। 4.1 में 4 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी सुपीरियर ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, और 4.2 में जाएंगे तो नियुक्ति और उनके कर्तव्य के बारे में दिया गया 4 के पॉइंट 2 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। एस में जो है वरिष्ठ अधिकारी दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत कौन आएंगे? एएससी टू एबव। एएससी एबव जो है क्या आएंगे? ये वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर में आएंगे। एएससी के ऊपर जो भी अधिकारी होते हैं विथ डीजी, ये वरिष्ठ अधिकारी के या सुपीरियर ऑफिसर के अंदर में आएंगे। अब टी में क्या है? आंचलिक रेल। आंचलिक रेल का क्या मतलब होता है? आंचलिक रेल का मतलब होता है क्षेत्रीय रेल, यानी कि रीजनल या जोनल रेलवे कहते हैं। तो जोनल रेलवे मीन्स अ पोर्शन ऑफ द रेलवे डिक्लेयर्ड एट जोनल रेलवे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटी, यानी ऑफिशियल गजेटी के द्वारा जिस रेल क्षेत्र को एक क्षेत्रीय रेल या आंचलिक रेल के रूप में जो घोषित किया गया है उसको जो क्या बोले? आंचलिक रेल। हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में, कमेंट सेक्शन में आपके इसका उत्तर दिया, वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन हैं? मैं इसलिए ये प्रश्न बीच बीच में आपको दे रहा हूं कि चीज़ों से आप लोग जुड़े रहें और जो है इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोग ध्यान देते रहें। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि सबसे नवीनतम, यानी सबसे जो लास्ट में सबसे नवीनतम रेल जोन कौन सा है?
चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, देखते हैं आपकी तैयारी किस स्तर पे है। तो एन में हम लोगों ने आंचलिक रेल पढ़ लिया, सॉरी टी में हमने पढ़ लिया, और यू क्या कर रहा है, उन सभी शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम या भारतीय रेल अधिनियम 1890 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम धारा के अधिनियम 1890 में है। यानी कि वो सभी शब्द जो छूट गए हैं नियम के अंतर्गत, तो उनका अर्थ वही लगाया जाएगा जो आरपीएफ अधिनियम में या रेलवे एक्ट के अंतर्गत जिनको उसके जिस बारे में उनको परिभाषित किया गया है, वो चीज़ जो है उन सभी शब्दों और पदों को जो है उसी रूप में जो है माना जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग का जो है ये पार्ट हम लोग का ये समाप्त हो गया, जो हम लोग का डेफिनेशन का पार्ट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको बिल्कुल बनना ही बनना है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। यहाँ से क्लॉज सब क्लॉज में सब में है, यहाँ से इसको बहुत विस्तृत तरीके से हमने बताया है उसके अंतर्गत, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसको आगे देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर जो पढ़ा, जिसमें से कि 1 और 2 में परिभाषाओं को पढ़ा। अब कल हम लोग इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें जो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, संगठन और संरचना। संगठन और संरचना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चैप्टर है संगठन और संरचना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको ये पोर्शन अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे वीडियोस पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी हमने अपने तरफ से प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों को जितना इम्प्रूवमेंट तरीके से दिया जा सके देने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग यहाँ से अपना जो है तैयारी को आप अच्छी तरीके से कर सके। बीच बीच में जो क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चन से भी आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हमें लगे कि आप कितने अवेयर हैं और अपने परीक्षा को लेकर आप कितने जो है सीरियस हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि अभी 7 बजे से जो लाइव का पोर्शन है जो कि संतोष सर के द्वारा जो है आईपीसी के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आज का पोर्शन है। तो आज का हमको मजबूरी है, नहीं तो आपके साथ और जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समय की बाध्यता है, तो इसके लिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि जो लोग अगर अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं वो लोग इनरोल हो जाएं। यहाँ से आपको प्रॉपर रीजनिंग की प्रॉपर जो है आपको जीके जीएस में जो है आपको हिस्ट्री हो गया या बायो वो क्या सॉरी भूगोल हो गया, या और भी जो भी स्टैटिक जीके हो गया, उसके साथ साथ आईपीसी, सीआरपीसी, आपका रेलवे एक्ट हो गया, आरपीएफ, सारी चीज़ें जो बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ से आप जो है काफ़ी अच्छा जो है अपने आप को महसूस करेंगे। एक छोटा सा इनिशिएटिव है, वहाँ देकर आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।